हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग की थ्योरी के बारे में, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर तक आपको शायद इंट्रोड्यूस करा दिया था आपको हाई लेवल लैंग्वेज तक। ओके, हम जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए थे वो हाई लेवल लैंग्वेज तक हम पढ़ चुके थे। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज से आगे पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज के बाद हुआ क्या। ओके, देखिए, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज हो चुका है और जहाँ तक है आपने इसको स्टडी भी कर लिया होगा, इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा अपने नोटबुक के अंदर। ओके, तो आज हम जानेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बाद हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ट्रांसलेटर्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ड होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका काम ये होता है कि वी नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज विच इज इन बाइनरी 1 और 0। ये तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझ सकता है जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के जो कोड होते हैं वो 1 और 0 होते हैं, जिसको बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। ओके, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट बोला है, इट इज डिफिकल्ट टू राइट एंड द मेंटेन प्रोग्राम इन मशीन लेवल लैंग्वेज। आपको ये तो पता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखना और उसको मेंटेन करना मशीन लेवल लैंग्वेज में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, so that need arise for converting the code of high level and low level language into machine language and its translator are used for this purpose। ट्रांसलेटर का यूज क्या है? जो भी हम कोड हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को और लो लेवल लैंग्वेज के कोड को वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड लैंग्वेज में। एंड ट्रांसलेटर आपको यानी कि ट्रांसलेटर का यूज क्या है? आपने कोई भी कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा है या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो ट्रांसलेटर का काम क्या होगा? उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट इसके बाद आपका है दीज ट्रांसलेटर आर जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक तरह के क्या है? आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है विच एक्सेप्ट ए प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस इन द इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज आउटपुट। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने कीबोर्ड में हमने कोई भी एक वर्ड नेम टाइप किया, मान लो सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट टाइप किया, गूगल टाइप किया, मार्टिन टाइप किया। मार्टिन टाइप करने के बाद में वो ट्रांसलेटर उसको क्या करेगा? मशीन कोड में चेंज करेगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको किस में बदल समझता है, उसको मशीन कोड में ही अंडरस्टैंड करता है। लेकिन आपको मॉनिटर स्क्रीन पर किस लैंग्वेज में दिखाएगा? जिस लैंग्वेज में आप समझते हो, यानी कि इक्विवेलेंट लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने टाइप किया था उसी लैंग्वेज में आपको शो करेगा। ओके, आप देख रहे हो ये भी मैंने ट्रांसलेटर टाइप किया, लेकिन इंटरनली इसका जो प्रोसेस हुआ वो किस में हुआ? बाइनरी कोड के अंदर हुआ। लेकिन मॉनिटर स्क्रीन पर किस पे हुआ? मशीन कोड में रिसीव हुआ, या कि जिस लैंग्वेज में आपने ओरिजिनली टाइप किया था उस लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हमने ओरिजिनली टाइप किया था उसी लैंग्वेज में आपको रिसीव हुआ। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपका यहाँ पे है दीज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर यूज, यानी कि जो आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वे देखेंगे कौन कौन से होते हैं आपके। एक असेंबलर होता है, एक आपका कंपाइलर होता है और एक आपका इंटरप्रेटर होता है। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। असेंबलर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या काम करता है और इंटरप्रेटर क्या काम करता है। देखिए, जब भी हम सी का कोई कोड लिखते हैं तो सी का कोड लिखने के बाद में ट्रांसलेटर यूज होता है। ट्रांसलेटर इसमें कोई भी हो सकता है, आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और ये इसको को जो कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर, यानी कि आपका जो कंपाइलर हो गया उसको किस कोड में कन्वर्ट कर देगा? आपको मशीन कोड में। मशीन कोड कौन सा? आपके 0110 की फ्रिक्वेंसी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे असेंबलर। असेंबलर क्या है? देखिए, असेंबलर इज यूज टू कन्वर्टिंग द कोड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, यानी कि जो ट्रिपल एल है लो लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ओके, और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पहले क्या होता था? सी से पहले एक चीज होती थी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में जब हम कोड लिखते थे तो वो क्या होता था? उसके अंदर कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो असेंबलर उसको कन्वर्ट करता था मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद इंटरप्रेटर देखते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर इंटरप्रेटर आर यूज
टू कन्वर्ट द कोड ऑफ हाई लेवल एंड इनटू मशीन लेवल, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर बिल्कुल सेम काम करते हैं। सेम का मतलब आपने कोई भी कोड लिखा मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, और सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने कोड लिखा है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये काम किसका है, इंटरप्रेटर का। द हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। द हाई लेवल लैंग्वेज नाउन इज द सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। एंड कोरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज नाउन इज द ऑब्जेक्ट, और जो मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। मान लो सपोज करो आपने 2 नंबर का सम करना है, 2 नंबर का जो सम आपने कोड लिखा है आपने कंपाइलर के अंदर, जैसे वो कंपाइल हो, आपने कंपाइलर के अंदर कोड को लिखा है तो वो सोर्स कोड कहलाता है। जैसे ही उसको कंपाइलर कंपाइल कर देगा तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा 0101, तो हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं आफ्टर कंपाइल, ओके। नेक्स्ट, ऑल्सो बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर परफॉर्म द सेम टास्क, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का सेम काम होता है, बट देयर इज अ डिफरेंट इन देयर इन द वर्क, बट इनकी जो वर्किंग होती है वो डिफरेंस टाइप की होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले कंपाइलर देखते हैं। कंपाइलर क्या काम, ए कंपाइलर सर्च ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम एंड लिस्ट देम। कंपाइलर यानी कि आपका क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम के अंदर एक साथ सभी लाइनों को सर्च करता है, यानी कि ऑल प्रोग्राम पूरे कोड, आपने अगर 100 लाइन लिखा है तो 100 की 100 लाइन को वो कंपाइल करेगा, और अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है तो उसकी एरर को लिस्ट को भी शो करता है। वो कौन करता है, कंपाइलर। आपने देखा होगा जब सी के अंदर आप कोड बनाते हैं तो आपके कोड के अंदर एरर आती है और एरर की वहाँ पे एक लिस्ट आती है नीचे, तो उस एरर को जो लिस्ट आती है वो कंपाइलर का काम होता है। इफ प्रोग्राम इज एरर फ्री, यदि आपका प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, दैट इट कन्वर्ट इन द कोड इन द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, और वो उसको प्रोग्राम को जो कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, देन इट दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय सेपरेट बाय द कमांड, और उस कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करके दिखा देगा, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लो जैसे आपने 10 5 का सम करा तो वो 15 आ जाएगा, ओके। ये कंडीशन जब है जब आपके कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है। An interpreter check the program statement by statement. कंपाइलर क्या करते हैं, सर्च ऑल, अगर आपने 10 लाइन लिखी तो 10 की 10 लाइन को चेक करेगा एक साथ, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइनों को चेक करेगा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। आफ्टर चेकिंग वन स्टेटमेंट, जैसे उसने ये वन स्टेटमेंट चेक करा एंड कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड, और उसी स्टेटमेंट को अगर वो सही होता है तो उसी स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है एंड देन एग्जीक्यूट, और उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है कौन, इंटरप्रेटर। इसके बाद दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम और रन द एरर्स इन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक आपके प्रोग्राम के अंदर से एरर नहीं हट जाती, जब तक चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सी। हिस्ट्री ऑफ सी, सी का एवोल्यूशन कब हुआ, किस तरह से हुआ। इन अर्ली डेज एवरी लैंग्वेज वाज डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी जो लैंग्वेज बनाई जाती है उसका कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है, ओके। जिस तरह से सी लैंग्वेज का एक जो पर्पस है, मोस्टली जो सी लैंग्वेज को बनाया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डिज़ाइन के लिए, मशीन सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए, उसको स्पेशली पर्पस बनाया गया, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे फोर्ट्रान, फोर्ट्रान किसके लिए बनाई गई, फॉर्मूला ट्रांसलेटर वाज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड द मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, ओके। जो आपकी फोर्ट्रान लैंग्वेज है वो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन इस तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कोबॉल लैंग्वेज का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, so need such the language was the felt which could the withstand most of the purpose, अगर हमें किसी भी लैंग्वेज की जरूरत होती है तो उसके अंदर आपको अपना एक स्टैंड, उसका एक अपना एक पर्पस होता है कि स्टैंडर्ड पर्पस होता है। ये जिस तरह से पाइथन को किस लिए यूज़ किया जाता है, डिटेक्शन के लिए यूज़ किया, सी प्लस प्लस को गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सी को आपका मशीन सॉफ्टवेयर सिस्टम ड्राइवर बनाने के लिए, जावा वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, ओके। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, ये एक तरीके क्या है, एक मदर लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे पहली लैंग्वेज मानी जाती है। जितनी भी सी लैंग्वेज बनी है जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब सी से डेवलप हुई, ओके। तो फ्रॉम हियर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सी वाज पुट इन द फॉरवर्ड इन द डेनिस रिची, इसको जो सी को जो डेवलप किया था, जो इंट्रोड्यूस किया था, इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था।
द सी लैंग्वेज वाज डेवलप इन 1970 और इसको 1970 के अंदर डेवलप किया गया था बेल लैबोरेटरी के अंदर बाय डेनिस रिची द्वारा। इनिशियली जो सी को डिज़ाइन किया गया था वो किसके लिए, कल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, एंड द सी लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बी लैंग्वेज, यानी कि जो सी लैंग्वेज बनी वो बी लैंग्वेज से बनी, क्योंकि सी से पहले क्या थी, बी लैंग्वेज थी, विच वाज रिटन बाय कैन थॉम्सन, जो कि बी लैंग्वेज बनाई गई थी कैन थॉम्सन के द्वारा। कहाँ पे बनाई गई थी, एटी बेल लैबोरेटरीज यूएस के अंदर, अमेरिका के। तो द बी लैंग्वेज वाज अडॉप्ट फ्रॉम ए लैंग्वेज। ओके, ए लैंग्वेज कॉल्ड बीसीपीएल, जिसको ए लैंग्वेज यानी कि किसको किस नाम से जाना जाता है, बीसीपीएल, जिसका मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन नीचर, जो कि डेवलप किया गया था मार्टिन नीचर एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, इसको डेवलप किया गया था मार्टिन नीचर के थ्रू। ओके, ए लैंग्वेज जिसको हम बीसीपीएल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ सी। अब तक हमने हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ा। अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट ऑफ सी। एलिमेंट ऑफ सी का यूज़ क्या है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। एलिमेंट ऑफ सी एक इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, यदि आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना है तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्टली, एवरी लैंग्वेज हैज सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रामेटिकल रूल। हर एक लैंग्वेज का अपना एक रूल्स होता है। क्या रूल्स होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होता है। यदि उस ग्रामेटिकल रूल को समझेंगे क्या, before understanding programming, it must to know the basic element of C. प्रोग्रामिंग यानी कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको कुछ बेसिक एलिमेंट सी के बारे में जानना है। ओके, जैसे कौन कौन से, दिस बेसिक एलिमेंट आर कैरेक्टर सेट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, जिसको रिजर्व कीवर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, etc. एंड ऑल ऑफ दिस आर यूज ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द सी प्रोग्राम, जो कि आपको ये सभी यूज होंगे आपके सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए। और ये मैंने अभी एक प्रैक्टिकल की एक सीरीज शुरू करी सी लैंग्वेज की। प्रैक्टिकल में मैं आपको बता भी चुका हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ओके, अब देखिए कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट में हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट जो सेट होता है, कैपिटल लेटर भी यूज होंगे आपके इसके अंदर और स्मॉल लेटर भी यूज होंगे। ओके, उसके बाद डिजिट भी यूज होगी इसके अंदर, डिजिट 0 से 9 तक आप डिजिट यूज करेंगे। और आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे प्लस, एस्ट्रिक, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये आप इसके अंदर यूज करेंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे इसके अंदर डेलीमाइटर्स। डेलीमाइटर्स आर यूज टू सिंथेटिक मीनिंग इन दिस, यानी कि इसका अपना एक सिंथेटिक मीनिंग होता है सी के अंदर। दीज वर्ड्स आर नाउन इज द कीवर्ड्स, और इस वर्ड को हम कीवर्ड्स एंड द हैव द स्टैंडर्ड प्रीडिफाइंड मीनिंग ऑफ सी। इनका क्या होता है, अपना एक मीनिंग होता है। इनको कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका एक मीनिंग होता है सी लैंग्वेज के अंदर प्रीडिफाइंड। दे आर ऑलवेज रिटन लोअर केस, और इनको हमेशा एक स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। ओके, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड अवेलेबल इन सी, और सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। देखिए ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं कॉलन, और यूज फॉर लेबल, ये लेबल के लिए होता है। ये सेमीकोलन होता है, ये वाला जो सिंबल है इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए होता है। ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, जो कि यूज इन एक्सप्रेशन में यूज होता है। कोई भी आपको एक्सप्रेशंस वगैरह लिखना है उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। ये वाले जो ब्रेसेस हैं इसको स्क्वायर ब्रेसेस बोलते हैं, जो कि एरे के लिए यूज होता है। कि ये वाले जो ब्रेसेस हैं इनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, जो कि यूज फॉर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। आपका जो कोड लिखा जाएगा पूरा इस ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। ये सिंबल तो आप जानते ही, हैश। ओके, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। जब हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं, तो ये पहले सिंबल लगाया जाता है। इसके बाद ये कॉमा होता है, वेरिएबल डेलीमाइटर, यानी कि किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, दूसरा एक को वेरिएबल बनाने के लिए नेक्स्ट वेरिएबल या नेक्स्ट फंक्शन से उसको डिक्लेयर करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं all the words that we will use in our C program will be either keywords or the identifiers. Okay, हम जितने भी इसके अंदर keywords यूज करेंगे, आइडेंटिफायर जैसे वेरिएबल्स बनाना, फंक्शंस बनाना, ये सब के आपके यहाँ में एक आइडेंटिफायर्स होते हैं। ओके,
दूसरा, कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइन एंड कांट बी चेंज। कीवर्ड्स पहले से कंप्यूटर के अंदर प्रीडिफाइन होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वाइल आइडेंटिफायर यूज टू डिफाइन द वर्ड्स एंड आर यूज टू गिव अ नेम टू एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर। हम खुद अपनी एक एंटिटीज बनाते हैं, कुछ डिफाइन करते हैं, हम उसको चेंज तो कर सकते हैं। क्या चेंज? जैसे वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, एरेस को चेंज कर सकते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनका मीनिंग पहले से डिफरेंट होता है। जैसे INT इंटीजर है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आपका है रूल्स ऑफ नेमिंग। रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर्स आर गिवन लॉ, यानी कि अगर आपको कोई भी आइडेंटिफायर्स बनाना है तो उसकी रूल्स क्या है उसको नीचे दिए। द नेम शुड बी कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए और वो अल्फ़ाबेट कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आप उसको लास्ट में लगाएंगे। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो उसका पहला जो आइडेंटिफायर्स का जो होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। द नेम शुड बी नॉट बी ए कीवर्ड, यानी कि नेम देंगे आप उसके अंदर कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। दूसरा, सी सी सिंस सी इज केस सेंसिटिव एंड द अपर केस, सी अपना में केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस लेटर्स आर कंसाइड द डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, अगर मैं कोड को मैंने अगर इस तरह से डिक्लेयर किया तो आप इसी तरह से यूज कर पाएंगे। ओके, इस कोड को अगर आपने डिक्लेयर किया तो आप इसी तरह से यूज कर पाएंगे, फिर इस तरह से नहीं यूज कर पाएंगे, यानी कि इन तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। तो देयर आर 3 डिफरेंट आइडेंटिफायर, यहाँ पे 3 आपके आइडेंटिफायर्स हैं। एंड आइडेंटिफायर्स नेम में बी द एबिडली लॉन्ग्स। ओके, आप इसके अंदर कोई भी आइडेंटिफायर होगा आप उसको लॉन्गली कर सकते हैं। सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ सी रिकग्नाइज ओनली द फर्स्ट 8 कैरेक्टर। ये जो अभी मैंने पढ़ा ना आइडेंटिफायर्स नहीं मिलती द एबिलिटी लॉन्ग, यानी कि आपका जो आइडेंटिफायर्स होगा वो कितना आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो आप उसको 8 कैरेक्टर तक बना सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज क्या कहती है उसको आपको 31, यानी कि द इम्प्लीमेंटेशन को हम जो यूजिंग में लेके आते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हमें इसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना 21 कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर एक NCI इंस्टीट्यूशन है, उसने अमेरिका के अंदर ये कहा था कंपाइलर जो रिकॉग्नाइज करता है वो 31 कैरेक्टर तक करता है। कितने? 31 कैरेक्टर तक आप वेरिएबल को बना सकते हैं। आइडेंटिफायर, द आइडेंटिफायर्स आर जनरली गिवन द मीनिंगफुल नेम, हर इनका अपना मीनिंगफुल है, जैसे वैल्यू, ये नेट पे, बेकाल, ये अलग अलग अपने आपके आइडेंटिफायर से इस तरह से आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इनवैलिड आइडेंटिफायर, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा, फर्स्ट नंबर हो चुका है तब की क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। कोई भी आप आइडेंटिफायर बनाएंगे वहां पे कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए उसके आगे। ओके, आर की यानी कि कोई भी एक स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। दूसरा, बीच में स्पेस अलाउ नहीं आइडेंटिफायर्स के अंदर, तो ये इसके इनवैलिड। डेटा टाइप्स क्या होता है इस लैंग्वेज में? सी सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, जो सी सपोर्ट करते हो डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप सपोर्ट करती है। स्टोरेज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस डेटा टाइप्स इज डिफरेंट इन मेमोरी, हर अपना स्टोरेज का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका अपना डिफरेंट मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स का होगा। जैसे दे आर 4 फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज विच आर, जैसे इंट अपनी मेमोरी के अंदर क्या लेता है, ऐसे नंबर स्टोर करते हैं जिसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4 5, वो प्लस भी उसमें भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। उसके बाद कैर, जिसमें ओनली क्या होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स स्टोर होते हैं, कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है। ओके, फ्लोट के अंदर जैसे आपने 6.3 2.5 इस तरह से स्टोर करते हैं। एंड यूज फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड डबल इज यूज टू फॉर स्टोरिंग द डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखिए, फ्लोट भी अपने अंदर जैसे 6.3 है अपनी मेमोरी के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता है, और डबल भी अपने अंदर 6.3, दोनों में डिफरेंट क्या, मेमोरी का डिफरेंट है। फ्लोट अपनी मेमोरी के अंदर 4 बाइट का स्पेस यूज करता है, जबकि डबल अपनी मेमोरी के अंदर 8 बाइट का स्टोर करता है, वैल्यू सेम लेता है। इतना डिफरेंट है, केवल मेमोरी का डिफरेंट। उसके बाद वी कैन यूज टाइप द क्वालिफायर्स विद दिस बेसिक टाइप ऑफ टू गेट सम मोर टाइप्स।
जैसे अब इनका कुछ क्या होता है, अपने एक साइज होता है, साइज के आधार पर हम इसको किस तरह से यूज करें। दे आर टू टाइप ऑफ क्वालिफायर्स। जैसे एक होता है नंबर एक, वन साइज क्वालिफायर, साइज क्वालिफायर्स होता है। साइज क्वालिफायर्स में क्या यूज करेंगे, या तो शॉर्ट बनाएंगे या आप इसको लॉन्ग बनाएंगे, जैसे लॉन्ग इंट या शॉर्ट इंट। साइन क्वालिफायर्स में क्या लिखेंगे, या तो साइन इंटीजर होगा या आपका अनसाइन इंटीजर होगा। ओके, साइन इंटीजर में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो अनसाइन इंट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव में। ओके, ये आपका डेटा टाइप के बारे में था। दूसरा और क्या है डेटा टाइप, when the qualifiers and sign is used to number is always positive and when sign is used number में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई एंड साइन करते तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर आप साइन यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, इट इज द साइन क्वालिफायर्स इज नॉट मेंशन। यदि आप कोई भी साइन क्वालिफाई नहीं करते, मेंशन नहीं करते, तो उसको डिफाइंड जो अज्यूम माना जाएगा उसको पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, दूसरा, द रेंज ऑफ द वैल्यूज फॉर साइन डेटा टाइप इज लेस देन दैट ऑफ द अनसाइन टाइप। यानी कि जो आपका रेंज वैल्यू होगा वो जितनी भी उसकी रेंज होगी वो उससे लेस देन होगी। ओके, अनसाइन डेटा टाइप। ओके, वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। दिस इज बिकॉज इज साइन टाइप and the leftmost of the bit is used to represent the sign, while is unsign is type the bit of the also used to represent the value। यानी कि जो साइन इसके अंदर, क्योंकि ये जो साइन टाइप है ये अपना में एक लेफ्ट मोस्ट बिट पे यूज होता है। साइन वाइल अनसाइन, जैसे आप जब तक आप उसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा, आप इसके अंदर साइन यूज करेंगे, अगर आपने उसकी रेंज से वैल्यू बाहर ले ली है तो वो निगेटिव में आना शुरू हो जाती है। अगर जब तक उसकी रेंज से वैल्यू कम होती है तो वो बिल्कुल सही वैल्यू रहती है। ओके, इसी तरह से जो अनसाइन होता है, अनसाइन में अगर कोई भी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, वो निगेटिव में नहीं जाएगी। दूसरा उसके बाद कह रहा है द साइज एंड रेंज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ऑन द 16 बिट कंप्यूटर। जो साइज, जो रेंज होती है 16 बिट के कंप्यूटर, यानी कि जो 16 कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो 8 बिट के कंप्यूटर होते हैं, 16 बिट के कंप्यूटर होते हैं, 32 बिट के कंप्यूटर होते हैं, 64 बिट के कंप्यूटर होते हैं, तो सब में मेमोरी का अलग अलग डिफरेंट टाइप होता है। नेक्स्ट, तो ये था आज हमारे लेक्चर के बारे में, इस तरह से आज हमने डिस्कस किया है। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि किसी को कोई डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।